नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना का कहर जारी। कोरोना को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे तमाम प्रयास। कोरोना के प्रति लोगों को किया जा रहा जागरूक। बिहार में लॉकडाउन की मांग पर हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने किया ट्वीट। सरकार से की गरीबों का ख्याल रखने की अपील। कहा बिजली, पानी, बिल जैसी तमाम मूलभूत सुविधाओं का रखे ख्याल। कोरोना को लेकर भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला। पूर्व मध्य रेलवे ने 29 अप्रैल से 23 जोड़ी ट्रेनों की परिचालन पर लगाया रोक। 29 अप्रैल से अलग आदेश तक परिचालन पर लगा रोक। और समस्तीपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद और बेखौफ अपराधियों ने एबीवीपी छात्र नेता को मारी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। पूरे देश सहित बिहार में भी कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। सरकार अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल होने का लगातार दावे कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री लगातार कोरोना से निपटने के लिए अधिकारियों से बैठक कर रही है और मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। लोगों को भी चाहिए कि वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, बेवजह घरों से ना निकले। इस तरह मिलकर इस कोरोना महामारी से जंग लड़ी जा सकती है। में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ लगातार बैठक और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे बढ़ाया जाए, ऑक्सीजन की उत्पादन कैसे ज्यादा से ज्यादा हो और हॉस्पिटल में बेडों की संख्या कैसे बढ़ाया जाए, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। सरकार रात दिन इसमें लगी हुई है। संख्या ज्यादा संक्रमण का बढ़ रहा है। हमको भी चाहिए कि संक्रमण को रोकने में सरकार को मदद करें। हम भी घर से कम निकले, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और कोविड गाइडलाइन को पालन करते हुए अधिक से अधिक कोरोना से बचने का प्रयास करें। तभी जाकर के सरकार और हम सब सफल होंगे कोरोना पर रोकथाम के लिए। वैक्सीन जो नहीं लिए हैं वो अधिक से अधिक से जाकर के वैक्सीन लें और 1 तारीख से 18 साल के ऊपर के बच्चे जाकर के वैक्सीन को लगवाएं और कोरोना संक्रमण से हम बिहार को और इस देश को मुक्त। और बिहार में लॉकडाउन की मांग करने वाले नेताओं पर एनडीए के सहयोगी दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने सवाल खड़े किए हैं। जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर सरकार के सामने शर्त रखा है। उन्होंने कहा है कि मैं लॉकडाउन का समर्थन करूंगा अगर 3 महीने तक सरकार सबका बिजली बिल, पानी बिल, स्कूल कॉलेज की फीस माफ कर दे, किराएदारों का किराया, बैंक लोन ईएमआई माफ कर दी जाए। किसी को शौक नहीं होता कि जान जोखिम में डालकर बाहर जाना, लेकिन परिवार के भरण पोषण के लिए जो ना करना पड़े, ये बात एसी वाले लोग नहीं समझेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि अगर सभी शर्तें पूरी करके सरकार लॉकडाउन लगाए तो उसका हम स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय भी बिहार में लॉकडाउन लगाने की मांग कर चुके हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से कई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग एसी कमरे में बैठकर सरकार को यह सजेशन दे रहे हैं कि लॉकडाउन लागू कर दीजिए। हमारी पार्टी के नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि लॉकडाउन का वो भी समर्थन करेंगे यदि सरकार गरीब लोगों के, आम लोगों के, तमाम लोगों के बिजली के बिल को 3 महीने के लिए माफ कर दे, पानी के बिल को 3 महीने के लिए माफ कर दे, स्कूलों का फीस 3 महीने के लिए माफ कर दे, किराएदारों का किराया 3 महीने के लिए माफ कर दे, बैंकों का लोन और ईएमआई जो है उसको 3 महीने के लिए माफ कर दे। निसंदेह हम लॉकडाउन के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप एसी कमरे में बैठ के सजेशन दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि अगर लॉकडाउन होगा तो पेट की आग कैसे बुझेगी, कर्ज कैसे मिटेगा, ईएमआई कौन भरेगा। इस पर आप कोई सजेशन नहीं दे रहे हैं। इसलिए ऐसे सजेशन देने वाले नेताओं से मेरा अनुरोध है कि आप सबसे पहले इन तमाम चीजों की व्यवस्था करें, तभी लॉकडाउन करें। किसी को शौक नहीं होता है कि घरों से बाहर निकलकर अपनी जान दे, लेकिन कर्ज और रोटी क्यों ना कराएं।
और इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दानिश जी आपका साधना प्लस पर। और दानिश जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से लगातार बिहार में जो कोरोना के मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में हम पार्टी की तरफ से और साथ ही आपकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर सरकार जो गरीब असहाय लोग हैं उनका किराया माफ करती है, पानी का बिल माफ करती है, बिजली का बिल माफ करती है, तो आप लॉकडाउन का पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है और हम लोगों ने हमारे पिता ने स्पष्ट तरीके से कहा कि अगर आपको जनता की रक्षा करनी है तो निसंदेह जनता की को ठोस भी रखती है। अगर लॉकडाउन से अगर लग रहा है कि कोरोना का संक्रमण रुक जाएगा तो हमें ये लगता है कि लॉकडाउन आप करिए, लेकिन कम से कम खाने पीने का तो इंतजाम करिएगा। जो लोग किराए पे रह रहे हैं वो किराया कहां से देंगे? जिन्होंने बैंक से ईएमआई से सामान खरीदा हुआ है, ईएमआई कहां से भरेंगे? जिन्होंने बिजनेस के लिए लोन लिया हुआ है वो लोन कहां से भरेंगे? ये बड़ा सवाल है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक साल में सरकार ने अगर कोई काम नहीं किया तो निसंदेह सरकार की ये जवाबदेही बनती है कि अगर वो आम जनता से टैक्स वसूलते हैं तो आम जनता को आपको ही राहत देना होगा। जो जनता अपने टैक्स अपनी राही कमाई से सरकार चला रही है, देश चला रही है, अगर वो मुश्किल के दौर में है तो आप उनको मदद करना पड़ेगा। तो अगर लॉकडाउन आप लगाते हैं तो निसंदेह जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, उसको ध्यान में लगा के लॉकडाउन लगाना होगा, तभी हम ऐसे लॉकडाउन का समर्थन करेंगे। बिल्कुल दानिश जी, इस दौरान एक सवाल ये भी उठता है, जैसा कि हम देख रहे हैं सरकार की तरफ से तमाम कोशिश की जा रही है, बावजूद इसके कुछ लोग हैं जो लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं और कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है, अगर सरकार जो ये मांगे हैं मान लेती है तो क्या जनता भी सतर्क हो जाएगा? जिस प्रकार से आपने ये भी कहा कि लोग को भरण पोषण के लिए अपने घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, कमाना पड़ रहा है ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके, तो क्या सरकार पूरी व्यवस्था अगर उन्हें देती है और मांग पूरी करती है तो लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, उन्हें बंद कर दिया जाएगा? जी, निसंदेह ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी। किसी को शौक नहीं है पूजा जी कि घर से निकले, किसी को मौत से लड़ने का शौक नहीं होता है। अपने पेट की आग के लिए, बैंक के कर्ज के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं और अगर वैसी परिस्थिति में आप उनकी तमाम डिमांड्स को अगर आप पूरा कर दीजिएगा तो वो घर से निकलते हैं तो आप पकड़कर जेल में बंद दीजिए, हम सबसे पहले साथ आपके खड़े रहेंगे। हमने स्पष्ट तरीके से कहा है कि अगर वैसे लोग जो सरकार उनकी डिमांड्स को पूरी करने के बाद में जो वो घरों से निकलते हैं उनको पकड़ करके आप सजा दीजिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आप जबरदस्ती किसी पर थोप देते हैं कि लॉकडाउन लग गया सारा बिजनेस बंद कर दीजिए, ऐसे किसी का पेट नहीं मानता है। पेट की जो आग होती है ना पूजा, वो बहुत खतरनाक होती है। अगर मैंने भी बैंक से लोन लिया हुआ है, ईएमआई लिया हुआ है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं बिजनेस करके टैक्स भी गवर्नमेंट को देता हूँ, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आज अगर हमारे वक्त चल रहा है तो हमें मदद करे, क्योंकि हमारे टैक्स से ही सरकार चल रही है। हमने वही डिमांड करा और ये डिमांड जनता की डिमांड है। पूजा जी, अगर आपने भी अपनी कार खरीदी होगी ईएमआई से और आपका तमाम धंधा बंद कर दिया जाए तो आप ये जो बैंक का जो कर्ज है उसको कैसे भरिएगा? ये बड़ा सवाल है। आप ईएमआई के ऊपर में भी मतलब लोन के जो ब्याज होता है, ब्याज पर भी आप ब्याज लगा दे रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको राहत देनी होगी तभी लॉकडाउन लगाइए, नहीं तो सरकार का कोई अधिकार नहीं बनता है कि जबरदस्ती जनता पर लॉकडाउन थोप दे। बिल्कुल दानिश जी, एक आखिरी सवाल और आपसे करना चाहूंगी। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री जो हैं वो बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ, ऐसे में आपकी राय जानना चाहूंगी कि आखिर क्या राय आप देना चाहेंगे, किस जरिए से कोरोना जो महामारी लगातार बढ़ती जा रही है इसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं? देखिए पूजा जी, जब मौका मिला था हम लोगों ने मौका खो दिया है, अब बहुत लेट हो चुका है। अब बस एक ही चीज है जिस बात का डिमांड हम लोगों ने करी है, लॉकडाउन लगाइए, जनता को पूरी सुविधा देते हुए लॉकडाउन लगा दीजिए। बाकी हमें जब मौका मिला था 1 साल तो कोई भी सरकार हो, हम लोगों ने भाषणबाजी करने में वक्त गुजार दिया। जब हमें अस्पताल बनाना चाहिए था तो हम श्री राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। हम वैसे लोग हैं जिन लोगों ने कभी अपने लिए नहीं सोचा। आप बहुत सारे दुकानों में जाकर देखिएगा किनारे एक डब्बा बना रहता है, कुछ लोग कहते हैं मस्जिद के लिए चंदा दीजिए, कुछ लोग कहते हैं गौशाला के लिए चंदा दीजिए, कुछ लोग कहते हैं मंदिर के लिए चंदा दीजिए, लेकिन कोई हरामखोर इसके लिए नहीं कहता है कि मस्जिद के अस्पतालों के लिए चंदा चाहिए, कोई नहीं मानता है। आज मंदिर मस्जिद सब बंद पड़े हैं, अस्पताल चालू है, लेकिन किसी को चिंता नहीं है।
हम लोग अब लेट कर चुके हैं। इसका एकमात्र उपाय है कि जनता को 3 महीने का राहत पैकेज दीजिए और लॉकडाउन लगा दीजिए। उसको छोड़कर कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल दानिश जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है आपकी मांगे जो है उसको लेकर गंभीरता से विचार करे, ताकि जनता जो है उन्हें भी सहूलियत मिल सके, उन्हें भी आराम मिल सके, पलायन करने को कोई मजबूर ना हो, अपने राज्य में ही रहकर उनको हर प्रकार की महत्वपूर्ण सुविधाएं जो है वो मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दानिश जी। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने एक तरफ जहां राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय रेल भी इसे लेकर काफी गंभीर है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। पूर्व मध्य रेलवे ने 23 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन 29 अप्रैल से अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया है। पूर्व मध्य रेल के जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि यात्रियों की संख्या में निरंतर कमी और कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूर्व मध्य रेल के क्षेत्राधिकारी में चलाई जा रही 23 जोड़ी मेमो पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रद्द किया जा रहा है। 29 अप्रैल से लेकर अगले आदेश तक के लिए ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा। और खबरों के बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर होंगे हाजिर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। चलिए ब्रेक के बाद बात करेंगे समस्तीपुर जिले की, जहां एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। अपराधियों ने दिन दहाड़े एबीवीपी के छात्र नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी पिस्टल लहराते हुए मौके से फरार हो गए। मामला ताजपुर थाना क्षेत्र के कस्बे आहार योग्य स्थान का है। बताया जा रहा है कि कस्बे आहार पेट्रोल पंप से कुछ ही दूरी पर पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने युवक को बुलाकर पहले बातचीत की, फिर पिस्टल से सिर में गोली मार दी। मृतक की पहचान फतेहपुर निवासी छात्र नेता राहुल कुमार के रूप में हुई है। मृतक राहुल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ताजपुर इकाई के नगर मंत्री थे। फिलहाल घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। राहुल के परिजनों ने बताया कि गांव में जमीन को लेकर कुछ लोगों से विवाद चल रहा था, लेकिन इस घटना के पीछे क्या वजह है ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है। हालांकि पुलिस हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की बात कह रही है। समस्तीपुर पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा और एक मिसफायर गोली बरामद की है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ताजपुर इकाई के नगर मंत्री राहुल जी थे, जो किसी ने फोन करके इनको बुलाया और कस्बे आर्मी इनको गोली मार के निर्मम हत्या कर दी गई है। मैं पुलिस प्रशासन समस्तीपुर के एसपी साहब से अनुरोध करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए अपराधी को, नहीं तो विद्यार्थी चंद आंदोलन करने बाध्य होंगे। नाम का लड़का था, उसका करीब 1.5 घंटे पहले गोली मारकर हत्या हुई। फतेहपुर मुसरी घरारी का रहने वाला है, जबकि घटना कस्बे आहार ताजपुर में हुई है। पता चला गार्जियन लोग से पूछताछ चल रहा है प्रारंभिक, अभी तो कुछ नहीं बताए हैं, लेकिन कुछ आपसी विवाद में ही ये घटना हुआ लग रहा है। सर अपराधी की संख्या कितनी?
अभी नहीं बता पाएंगे, विस्तृत पूछताछ चल रही है। घटना स्थल से खोखा वगैरह भी बरामद? हाँ, एक खोखा और एक मिस्ट फायर गोली बरामद हुआ है। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के बोकारो इस्पात षड्यंत्र के ट्रेनिंग सेंटर में आज ड्यूटी के दौरान एक मजदूर ने खुदकुशी कर ली। बता दें कि मजदूर कार्यालय के एक कमरे में पंखे से झूलकर खुदकुशी कर ली। मृतक मजदूर की पहचान टास के कैलाश नगर निवासी किरण राम के रूप में हुई है। वहीं आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मौके पर सिटी पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं लोगों ने बताया कि आज सुबह जनरल शिफ्ट ड्यूटी में मजदूर आया था। मृतक 10 साल से अधिक से ठेकेदार के अंदर कार्यरत था। वहीं घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रिम्स मल्टी स्टोरेज पार्किंग बिल्डिंग में तैयार हो रहे 350 बेड की इमरजेंसी 50 बेड वाले ऑक्सीजन युक्त कोविड वार्ड का निरीक्षण किया था। साथ ही उन्होंने डोरांडा के शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 100 बेड वाले ऑक्सीजन युक्त कोविड वार्ड का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस घड़ी में अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेड की अधिक आवश्यकता पड़ रही है। राज्य सरकार ऑक्सीजन सपोर्ट बेड बनाने को लेकर निरंतर प्रयासरत है। मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण ऑक्सीजन युक्त बेड की कमी को पूरा करने के लिए रांची और पूर्व सिंहभूम जिले में कोविड सर्किट बनाने का काम किया गया है। कोविड सर्किट के तहत आसपास जिले के कई शहरों को कोविड कॉरिडोर के रूप में जोड़ा गया और इससे मरीजों का त्वरित इलाज संभव हो सके। वहीं सीएम ने कहा कि सतर्कता में ही सुरक्षा है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का कड़ाई से पालन करें। इस मौके पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर हर जिला सतर्क हो रहा है। बात करें लातेहार जिले की, मऊ अडार के अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया लातेहार में और साथ ही ये मास्क चेकिंग अभियान बिरसा चौक, शास्त्री चौक, बस पड़ाव, मुख्य बाजार और आवासीय विद्यालय के खेल स्टेडियम पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ ही साप्ताहिक बाजार में सब्जी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए दुकान लगाने की अनुमति दी गई है। और इस अभियान के दौरान एसडीएम द्वारा असहाय और बुजुर्ग लोगों को मास्क बांटे गए। साथ ही मौके पर एसडीएम ने लगातार कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर लोगों को घर में रहने की हिदायत दी और जागरूक किया। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जानकारी भी दी गई। दुमका जिले के हसडीहा थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा हुआ जिसमें रामगढ़ मार्ग के खोटहन हाट के पास रफ्तार से आ रही बाइक अनियंत्रित हो गई और बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक सवार दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे इलाज के लिए देवघर ले जाने के क्रम में उसकी भी रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही हंसडीहा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया गया है। मामले की छानबीन में जुट गई है पुलिस। समस्तीपुर जिले के लधौरा गांव में एक महिला के जलकर मृत्यु होने का मामला सामने आया है। वहीं मृतका के पति मोहम्मद तमन्ना ने बताया कि उसकी पत्नी मायके जाने के लिए जिद कर रही थी, जिसे मना करने के बाद मृतका ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया और आग लगा दी, जिसके बाद परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं इस मामले में मृतक महिला के पिता मोहम्मद अशरफ ने बताया कि उनके दामाद ने दहेज को लेकर कई बार उसकी बेटी के साथ मारपीट की और कई बार मारपीट के बाद भी दहेज की मांग लगातार की गई और कुछ दिन पहले ही मृतका के पति ने दहेज की मांग की थी और दहेज नहीं मिलने पर मृतका के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी है। वहीं हत्या को आत्महत्या का रूप भी दे दिया गया है।
और पूर्णिया के मीरगंज थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ दो युवकों द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वहीं इस संबंध में मीरगंज थाना में पीड़िता की मां ने आवेदन करते हुए कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और इस घटना में बच्ची को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं मौके से किसी तरह बच्ची अपनी जान को बचाकर अपने घर पहुंची और अपनी मां को आप बीती सुनाई, जिसके बाद थाना अध्यक्ष विजय कुमार यादव ने केस दर्ज कर बच्ची की मेडिकल जांच करवाई और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया पुलिस द्वारा। गुमला जिला के सिसई में हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी के साथ उसके प्रेमी और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में पति की हत्या कर शव को घर से 15 किलोमीटर दूर ले जाकर पंचायत नगर के जामपानी चौरैया नदी में आरोपियों ने गाड़ दिया था। वहीं जांच में पता चला कि हत्या के लिए 1 लाख रुपए की मांग की गई थी, लेकिन 40,000 रुपए में हत्या करने का पूरा षड्यंत्र रचा गया, जिसमें मृतक की पत्नी सुखमनी देवी ने 20,000 रुपए एडवांस में दिए थे। वहीं थाना प्रभारी ने सभी को गिरफ्तार करके गुमला जिला भेज दिया है। सूचना मिली थी, एक लिखित आवेदन मिला था थाना पे, जिसमें कि अहिंदर उरांव ने अपने भाभी और भाभी के प्रेमी सनिया उरांव दोनों के ऊपर आरोप लगाया था, क्योंकि घर में कुछ ब्लड देखने को मिला था। उसके भाई 2 दिन से लापता थे, तो देखने के उपरांत उसको शक हुआ कि लोग कहीं उसका खून करके मार करके कहीं पे बॉडी को लाश को छुपा दिया है। इसी आशय का उन्होंने थाना पे आवेदन दिया, जिस आधार पर हम लोग थाना में कांड दर्ज कर उसका अनुसंधान करने के लिए निकले और अनुसंधान के क्रम में पूछताछ के क्रम में सनिया उरांव, जो उसका प्रेमी है, उसकी भाभी का और उसकी भाभी, दोनों ने अपने अपने अपराध को स्वीकारा और इसमें एक षड्यंत्र के तहत सुधीर उरांव की हत्या कर शव को भदौली गांव में हत्या किया गया, घर पे उसके सुधीर उरांव, और उसके शव को 15 किलोमीटर दूर सिस्कारी के करीब, नगर सिस्कारी के करीब एक में डाल दिया गया। और जिसको कि फिर हम लोग इन लोग के कन्फेशनल बयान के आधार पर, जो इन्होंने अपराध स्वीकार किया, उसके आधार पर फिर हम लोग जा करके वहां से कल संध्या 6 बजे लगभग हम लोग उसको वहां से बरामद किए। लातेहार जिले के बरवाडी में घर में आग लग गई है, जिसमें घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया और जानकारी के अनुसार घर में लगभग 50,000 का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है और फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जामताड़ा जिले में सरकार द्वारा जारी सुरक्षा सप्ताह के नियमों के खिलाफ जाने वाले सभी दुकानों को प्रशासन ने बंद करवाया है। वहीं नारायणपुर प्रखंड में कई कपड़े और जूते की दुकानों को सुरक्षा सप्ताह के नियम के उल्लंघन करते हुए खोला जा रहा था और उसी की सूचना के आधार पर केदारनाथ सिंह अंचलाधिकारी नारायणपुर बाजार, चैनपुर बाजार और मुरली पहाड़ी बाजार के साथ कई जगहों का निरीक्षण किया गया। मौके पर खुली दुकानों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है। ऐसी खबरें आ रही थी कि जूता और कपड़ा दुकान जो प्रतिबंधित है अभी के सुरक्षा सप्ताह में, वो खोलकर और सामान बेचा जा रहा है। तो इसी खबर को आधार मानकर हम लोग थाना प्रभारी के पास निकले थे। तो अधिकतर दुकानें तो बंद हैं, कुछ दुकानें खुली पाई गई हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लोग त्रहिमाम कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस का तेजी से प्रसार हो रहा है, लोग बिना इलाज के मर रहे हैं। इसी बीच रेलवे ने एक बड़ा निर्णय लिया है। पूर्व मध्य रेलवे ने 23 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन 29 अप्रैल से अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया है। पूर्व मध्य रेल के जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि यात्रियों की संख्या में निरंतर कमी और कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पूर्व मध्य रेल क्षेत्र अधिकारी में चलाई जा रही 23 जोड़े मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रद्द किया जा रहा है। 29 अप्रैल से लेकर अगले आदेश तक के लिए ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा। झारखंड के देवघर स्थित मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आने से पहले ही जिले में प्रशासनिक स्तर बढ़ गया है
और एक बड़ा फेरबदल किया गया है प्रशासनिक स्तर पर। भारतीय निर्वाचन आयोग ने देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री को हटा दिया है और उनकी जगह पर देवघर की पूर्व डीसी नैन्सी सहाय को जिला की कमान सौंप दी गई है। वहीं इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग ने मधुपुर एसडीओ का भी ट्रांसफर किया है। सोमवार को जारी अधिसूचना के तहत तत्काल प्रभाव से देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री को हटाते हुए उनके स्थान पर नैन्सी सहाय को देवघर का डीसी बनाया गया है। नैन्सी सहाय साल 2014 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। अब 2 मई को होने वाले मधुपुर विधानसभा उपचुनाव का मतगणना का कार्य नैन्सी सहाय की देखरेख में होना है। और राजधानी रांची के लोगों को इस बार मौसम की करवट झेलनी पड़ सकती है। अप्रैल के अंत में मौसम में काफी गर्मी पड़ सकती है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में राजधानी रांची को और भी ज्यादा गर्मी झेलनी पड़ सकती है। राजधानी रांची के लोगों को इन दिनों दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी तरफ बढ़ते तपिश की मार। जी हाँ, निश्चित तौर पे राजधानी रांची में इन दिनों मौसम की तपिश काफी बढ़ गई है। मैं कोशिश आपको तस्वीर भी दिखाऊं कि क्या कड़ाके की धूप जो है वो इन दिनों राजधानी रांची में पड़ रही है। हालांकि राजधानी रांची अपने खास मौसम के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ पर गर्मियों के दिन में भी कोई बहुत ज्यादा गर्मी देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन इन दिनों अब मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का साफ तौर पे कहना है कि राजधानी रांची के लोगों को इस बार मौसम की खासी तपिश झेलनी पड़ सकती है। यही वजह है कि धूप जो है वो अब काफी तेजी से कहीं न कहीं राजधानी रांची के लोगों को उसका सामना करना पड़ रहा है। ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये तपिश और भी ज्यादा बढ़ सकती है, गर्मी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। लिहाजा राजधानी रांची के कई क्षेत्रों में पानी की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। अब कुएं सूख चुके हैं या फिर सूखने के कगार पे हैं। नल तो आपने देखा कि आखिर किस प्रकार से मौसम विभाग की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि अप्रैल के अंत में गर्मी बढ़ जाएगी। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए स्टार प्लस। नमस्कार।